हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? तो आज की क्लास में हम फिर मिले हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है टाइप ऑफ फिक्सेटिव। हिस्टोपैथोलॉजी में अभी प्रीवियसली हमने फिक्सेटिव के बारे में या फिक्सेशन के बारे में पढ़ा कि फिक्सेशन क्या होता है, फिक्सेशन का यूज हम क्यों करते हैं, उसका मेन एम क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिक्सेशन या फिक्सेटिव। एग्जाम कोई से भी हो चाहे, सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की, चाहे वो आरआरबी ले लो, चाहे ईएसआईसी ले लो, चाहे एम्स ले लो, कोई भी ले लो, है ना, चाहे ग्रुप 5 ले लो, तो सभी में फिक्सेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। हिस्टोपैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से सुनना, समझना, हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप ऑफ फिक्सेटिव के बारे में। अगर हम बात करें फिक्सेशन की, तो फिक्सेशन क्यों किया जाता है? ताकि टिश्यू को ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रीफैक्शन से बचाया जा सके, है ना? कि जैसे ही हम बॉडी से बाहर टिश्यू निकालते हैं, उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हमारी खुद की ही सेल जो है, खुद की सेल के एंजाइम जो है सेल को तोड़ देते हैं और बैक्टीरिया उस पर एक्ट करके उसको सड़ा देते हैं, तो टिश्यू पूरा खराब हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए क्या करना होता है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जैसा टिश्यू था वैसा ही बाहर रहे, उसके लिए हम यूज करते हैं फिक्सेशन। अब फिक्सेशन के बारे में मैंने मेन मेन जानकारी, या छोटा मोटा हम कहें कि भाई सुपरफिशियली आपको बता दिया पहले मैंने, है ना, कि क्या रोल होता है, एक्चुअल में होता क्या है। अब हम आते हैं मेनली फिक्सेटिव पे, कि कितने टाइप का फिक्सेशन होता है, कौन कौन से टाइप के फिक्सेटिव हम यूज करते हैं टिश्यू के प्रिजर्वेशन के लिए। सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ फिक्सेशन की। वैसे तो टाइप ऑफ फिक्सेशन में हम अगर बात करें तो दो चीजें होती है, देखो। एक ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ टाइप ऑफ फिक्सेशंस, वो फिजिकल और केमिकल रूप से बता रही हूँ। एक और मैं आपको बाद में बताऊंगी लास्ट में कि टेक्निक्स क्या होती है फिक्सेशन की, है ना, टेक्निक क्या होती है। अभी मैं ये बता रही हूँ आपको कि और फिजिकल और केमिकल दो टाइप्स के फिक्सेशन होते हैं, है ना। केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल, दो टाइप के फिक्सेशन हम पढ़ते हैं। फिजिकल एंड केमिकल, टू टाइप्स ऑफ फिक्सेशंस होते हैं। फिजिकली मतलब यहाँ पर हम टिश्यू को फिजिकल रूप से प्रिवेंट करेंगे। फिजिकल रूप से कैसे? जैसे हमने हीट यूज करी या फिर कोल्ड यूज करी विदाउट यूजिंग एनी केमिकल। केमिकल फिक्सेटिव में क्या होता है, हम किसी केमिकल सब्सटेंस का यूज करेंगे, केमिकल सब्सटेंस का यूज करके और फिर टिश्यू को फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल में तीन टेक्निक्स होती है। एक होता है हीट फिक्सेशन, दूसरा हम पढ़ेंगे माइक्रोवेव माइक्रोवेव फिक्सेशंस, और तीसरा हम पढ़ेंगे क्रायोस्टेट, है ना, क्रायो फिक्सेशन, या फ्रीजिंग भी लिख सकते हैं हम, है ना, फ्रीजिंग्स, कोल्ड, जैसा कि मैंने अभी बोला कि कोल्ड कोल्ड से हम टिश्यू को प्रिजर्व करेंगे। फिर आता है केमिकल फिक्सेशन। तो केमिकल फिक्सेशन में हम टिश्यू को कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं? टिश्यू प्रिजर्व बाय यूजिंग केमिकल सब्सटेंस, है ना, केमिकल सब्सटेंस का यूज करके हम टिश्यू को प्रिजर्व करेंगे। अब केमिकल सब्सटेंस में जैसे कि एसीटोन ले लो, अल्कोहल ले लो, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के फिक्सेटिव हम पढ़ेंगे, है ना। आज की क्लास में मैन हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे। ये तो जनरली नॉर्मली आपको बस जानना है कि और भी कितने तरीके हो सकते हैं। बाकी मेन फोकस अपना केमिकल पे रहेगा, है ना। पिक्रिक एसिड, मर्क्यूरी क्लोराइड, ऑस्मियम टेट्राक्साइड्स वगैरह बहुत सारे फिक्सेटिव्स होते हैं। तो फिजिकल में मैं आपको बेसिकली बता दूंगी कि कौन कौन से तरीके होते हैं फिक्सेशन करने के बाय फिजिकल मेथड्स। तो सबसे पहले फिजिकल से ही शुरुआत कर लेते हैं। देखो, फिजिकल का मतलब मैंने आपको बताया कि जिसमें फिजिकल एजेंट सच एज हीट और कोल्ड आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रीफैक्शंस, जिसमें हम हीट और कोल्ड का यूज कर रहे हैं, है ना। तो फिजिकली अगर हम फिक्सेशन करते हैं तो वो कैसे वर्क करता है? प्रोटीन डीनेचुरेशंस एंड इनएक्टिवेशंस ऑफ एंजाइम, यानी कि वो टिश्यू को प्रिजर्व कैसे करेगा, कैसे बचाएगा ऑटोलाइसिस और प्यूट्रीफैक्शन से। जैसे भाई हम कोई प्रिजर्वेटिव डालते हैं तो उस प्रिजर्वेटिव से उसकी स्टोरेज टाइम बढ़ जाता है। लाइक जैसे हम अचार डाल रहे हैं तो अचार में हम तेल डालते हैं, है ना। तेल क्यों डालते हैं? ताकि वो
प्रिजर्व रहे, थोड़े टाइम तक हम उसको खा सके, है ना, इसीलिए ऑयल गर्म करके हम डालते हैं, जैसे मेनली सरसों का तेल हम डाल रहे हैं आंवले के अचार में, वैसे ही। तो भाई यहाँ पे दो तरीके से फिजिकल फिक्सेशन में दो तरीके से प्रिजर्व किया जाता है टिश्यू को, प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड एंजाइम इनएक्टिवेशन। मतलब जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है टिश्यू का, जो प्रोटीन जो होते हैं ना उसके, उस प्रोटीन को वो डीनेचर कर देता है। डीनेचर मतलब उसका 3D स्ट्रक्चर को फोल्ड कर देगा ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए टिश्यू, है ना। या फिर दूसरा, इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम को इनएक्टिव कर देगा, उससे क्या होगा, ऑटोलाइसिस रुक जाएगा। ठीक है, ये दो टेक्निक्स होती है। अब मैंने आपको इसमें तीन टाइप्स बताए हैं, तीनों के बारे में मैं बताती हूँ, है ना। फिजिकल फिक्सेशन की हम बात करें तो फिजिकल में तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वाला होता है हीट फिक्सेशन, और दूसरा मैंने बताया माइक्रोवेव, और तीसरा मैंने बताया आपको फ्रीजिंग, है ना, फ्रीजिंग। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हीट फिक्सेशन की। तो हीट फिक्सेशन में हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई एक स्मेयर प्रिपेयर किया, है ना, उस स्मेयर को आपको बताया तो बुनसन बर्नर के ऊपर इस तरीके से हम रखते हैं, यानी कि हीट, हाई टेम्परेचर पर एक्सपोज्ड करते हैं इसको, स्पेसिमेन को। लेकिन कॉमनली ये किसके अंदर यूज करते हैं हम, बैक्टीरियोलॉजी और साइटोलॉजिकल स्मीयर के लिए, नॉट यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी। इससे आपका टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये यूज्ड किया जाता है इन बैक्टीरियोलॉजी। हे एक फिक्सेशन, है ना, हम कहते हैं ना कि भाई हीट फिक्स किया, तो यूज्ड इन बैक्टीरियोलॉजी एंड साइटोलॉजी स्मीयर, साइटोलॉजिकल स्मीयर, नॉट यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी, है ना। इसमें टिश्यू को प्रिजर्व किया जाता है बाय यूजिंग हीट, टिश्यू को नहीं, सॉरी, मतलब स्मीयर को या स्पेसिमेन को हीट से एक्सपोज्ड करवाया जाता है और इस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। तो इसका तो कोई रोल है नहीं हिस्टोपैथोलॉजी में। दूसरा आता है माइक्रोवेव। हाँ, माइक्रोवेव फिक्सेशन जरूर यूज होता है, पर बहुत ही लिमिटेड। देखो, फिजिकल फिक्सेशन में यही चीज है कि क्विक फिक्सेशन तो हो जाएगा, जल्दी तो कर देगा वो, लेकिन वो लिमिटेड चीजों के लिए ही है, बहुत लिमिटेड यूज होता है, रूटीनली यूज नहीं होता है ना। तो माइक्रोवेव फिक्सेशन में क्या होता है, ये रैपिड फिक्सेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए, भाई रैपिड फिक्सेशन करना है तो उसके लिए माइक्रोवेव फिक्सेशन यूज करते हैं। घंटों का काम मिनटों में करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइक्रोवेव का यूज करेंगे। अब माइक्रोवेव वो नहीं जो हम किचन में यूज करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए अलग स्पेशल माइक्रोवेव होता है, तो वो यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये टिश्यू है ना, तो इस टिश्यू को मैं एग्जांपल दे रही हूँ ओनली, जैसे कि फिक्सेटिव में डाला, लाइक फॉर्मेलिन ले लेते हैं। तो ये टिश्यू को फॉर्मेलिन में डाल के और फिर इस माइक्रोवेव चैम्बर में रखा जाता है। किसमें, माइक्रोवेव चैम्बर में रखा जाता है ना। माइक्रोवेव चैम्बर में रखेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, है ना। उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है माइक्रोवेव में, है ना, एनर्जी रिलीज होगी। अब एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, टिश्यू के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो वाइब्रेट करेंगे। अगर वो वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। और हीट प्रोड्यूस होगी तो उसके कारण क्या होगा, कि जैसे भी हम, जो भी हमने फिक्सेटिव यूज किया है, वो फिक्सेटिव हीट के कारण तेजी से टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट करेगा, मतलब फास्ट पेनिट्रेशन। तो जो काम 1 घंटे में हो रहा था वो 20 मिनट में हो जाएगा, है ना। जो काम 8 घंटे में हो रहा था वो 10 मिनट 15 मिनट में हो जाएगा, इस तरीके से। तो एनर्जी रिलीज होगी, उसके कारण क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट होंगे, है ना। और वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट होंगे तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, फास्ट पेनिट्रेशन होगा, है ना। फिक्सेटिव का फास्ट पेनिट्रेशन होगा। तो ये मेनली जैसे ग्रोस स्पेसिमेन है तो उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बट लिमिटेड, नॉट यूज्ड इन रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी, मतलब रूटीनली ये यूज नहीं होता है। फ्रीजिंग की अगर हम बात करें तो फ्रीजिंग में आता है क्रायोस्टेट, जो कि हम पढ़ेंगे जब मैं आपको सेक्शन कटिंग बताऊंगी, तब मैं आपको माइक्रोटोम के वहां पे क्रायोस्टेट के बारे में पढ़ाऊंगी। तो इसमें क्या होता है, टिश्यू को फ्रीज किया जाता है ना। टिश्यू फ्रीज एट वेरी लो टेम्परेचर,
वेरी लो टेम्परेचर मतलब मान लो -20 टू -30 डिग्री सेल्सियस पर टिश्यू को फ्रीज किया जाता है। ये मोस्ट कॉमनली कब यूज होता है? जब रैपिड डायग्नोसिस करना हो, है ना, जैसे ओटी से टिश्यू निकाला, 15-20 मिनट में अगर रिजल्ट चाहिए तो रैपिड डायग्नोसिस के लिए ये बेस्ट होता है ना। टिश्यू को अंदर रखा और फ्रीज हुआ। अब फ्रीज कैसे होगा, मतलब फ्रीज कहने का मतलब यूं है कि बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर अगर हम देंगे तो वहां पे एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। तो एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी तो क्या होगा? ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफेक्शन नहीं होगा, बैक्टीरिया भी नहीं वर्क करेगा और जो एंजाइम है सेल से वो भी सेल को नहीं तोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो रही है। कैसे वर्क कर रहा है ये? एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, है ना। जैसे ही बाहर निकालेंगे टिश्यू को फिर से वो एंजाइम एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कॉमनली किसके लिए यूज किया जाता है? एक तो रैपिड डायग्नोसिस के लिए, दूसरा ये यूज होता है इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री एंजाइम के लिए, केमिस्ट्री, है ना। मतलब मेनली या यूं कहे तो हम एंजाइम के लिए इसका यूज करते हैं, एंजाइम स्टडी के लिए इसका यूज करते हैं। बिकॉज एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप किया है, खत्म नहीं किया एंजाइम को पूरी तरीके से, है ना। तो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा, तो जैसे ही सेक्शन कट होके स्लाइड पर आएगा फिर से उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। जब आप स्टैनिंग डालेंगे तो वो फिर से रिएक्शन करेगा और आप ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? -20 टू -30 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि वेरी लो टेम्परेचर पर टिश्यू को फ्रीज कर दिया जाता है। ठीक है। सो रैपिड डायग्नोसिस के लिए और एंजाइम एक्टिविटी स्टडी के लिए ये बेस्ट होता है। ठीक है। तो ये आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होगी। ये है फिजिकल फिक्सेशन, है ना। हीट फिक्सेशन, माइक्रोवेव फिक्सेशन और फ्रीजिंग। अब इसका तो हिस्टोपैथोलॉजी में कोई रोल नहीं है, बट मैंने बता दिया क्योंकि ये भी फिक्सेशन में ही आता है ना। तो ये तीनों चीजें आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं आपके केमिकल फिक्सेशन पे, जो है आज का हमारा मेन टॉपिक। केमिकल फिक्सेशन। केमिकल फिक्सेशन में क्या होता है? वही चीज मैंने बताई आपको कि टिश्यू को हम प्रिजर्व करेंगे, टिश्यू को प्रिजर्व करेंगे या टिश्यू को प्रिवेंट करेंगे, टिश्यू प्रिवेंट बाय ऑटोलाइसिस, है ना, एंड प्यूट्रीफैक्शंस। प्रिवेंट करेंगे ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन से, किसके थ्रू करेंगे? बाय यूजिंग केमिकल्स, है ना, बाय यूजिंग केमिकल या केमिकल सब्सटेंस, जिसको हमने कहा फिक्सेटिव। सो फिक्सेटिव का यूज हम करते हैं और प्यूट्रीफैक्शन और ऑटोलाइसिस से टिश्यू को बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं। इसका बेनिफिट ज्यादा है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए भी हम टिश्यू को प्रिजर्व कर सकते हैं। इससे स्टैनिंग रिएक्शन जो है वो भी हमारी इनहेंस होती है। जब हम स्टैनिंग करते हैं तो ऑब्जर्वेशन हमें काफी अच्छा होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए भी बेस्ट है और स्टैंडिंग एनहांसमेंट के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें, या फिर जैसे ही टिश्यू को केमिकल में डाला जाता है जिससे कि टिश्यू प्रिजर्व हो सके, तो इसमें फिक्सेटिव जो होता है, केमिकल फिक्सेटिव जो होता है, वो केमिकल फिक्सेटिव मेनली किस तरीके से एक्ट करता है ना। एक्ट बाय, टिश्यू को कैसे बचाएगा मतलब वो बता रही। सबसे पहला चीज होता है डीनेचुरेशंस, डी नेचुरेशंस, है ना, या हम कह लें प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन टेशंस। और एक और आता है कोएगुलेशंस, कोएगुलेशंस, ठीक है। और दूसरा आता है क्रॉस लिंकिंग, क्रॉस लिंकिंग, है ना। और तीसरा जो कि हमें कुछ में ही देखने को मिलता है, ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेशंस, है ना। ऑक्सीडेशन लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशंस, ठीक है। ये तीन चीजें हैं। तो टिश्यू को प्रिजर्व किया जाता है वह केमिकल तीन तरीकों से, यानी कि केमिकल तीन तरीके से एक्ट कर सकता है। ये तो डीनेचुरेशन, प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन। अब ये क्या होती है? स्टेप्स होती है।
डीनेचुरेशन मतलब कि प्रोटीन को फोल्ड करना, टिश्यू के अंदर जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है उसको फोल्ड कर देगा, उसके 3D स्ट्रक्चर को बिगाड़ देगा, ताकि वो जहां है वहीं पर स्टेबलाइज हो जाए। अब डीनेचुरेशन किया तो कुछ प्रिसिपिटेशन पर भी आते हैं। प्रिसिपिटेशन मतलब कि उसको सॉल्युबल से इनसॉल्युबल बना देते हैं, सॉलिड फॉर्म में बना देते हैं। जैसे भाई दूध में हमने नींबू डाल दिया, पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, है ना, अब दूध में हमने नींबू डाल दिया तो क्या हो गया, वो फट गया, सेपरेट हो गया, है ना, तो उसको इनसॉल्युबल बना दिया। वैसे ही प्रिसिपिटेशन होता है, प्रिसिपिटेट मतलब कि अलग अलग कर देना, प्रिसिपिटेट करना। फिर उसके बाद आता है कि जब वो प्रिसिपिटेशन, ये जो प्रोटीन्स है, इनसॉल्युबल प्रोटीन्स है, उनको मतलब एक नेटवर्क में बना देना, एक जाल बना देना या जमा देना, तो उसको हम कहते हैं कोएगुलेशन, है ना। तो यहाँ पे जो फिक्सेटिव है वो इन 3 तरीकों से एक्ट कर सकता है। ये तो वो डीनेचुरेशन प्रेसिपिटेशन करेगा, या हो सकता है कि तीनों एक्शन भी परफॉर्म करे, डीनेचुरेशन किया, प्रेसिपिटेशन किया और कोएगुलेशन किया। ठीक है, क्योंकि लास्ट स्टेप कोएगुलेशन है, तो दोनों स्टॉप करके वो कोएगुलेशन पर आएगा कि प्रोटीन्स को एक साथ में जमा देगा, बांध करके नेटवर्क बना के जमा देगा। ठीक है, अब जैसे हम बात करें, इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि कौन से डीनेचुरेशन और प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशंस करते हैं, तो वो होता है, एग्जांपल ले रहे हैं अल्कोहल, है ना, और पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड्स, और भी है बहुत सारे, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। क्रॉस लिंकिंग, कौन सा फिक्सेटिव क्रॉस लिंकिंग करेगा, मतलब कि कुछ फिक्सेटिव ऐसे भी है जो कि क्रॉस लिंकिंग करके टिश्यू को बचाते हैं। क्रॉस लिंकिंग में क्या होता है कि दो प्रोटीन के बीच में ब्रिज बना देते हैं। जैसे कि ये प्रोटीन है और ये प्रोटीन है, तो इन दोनों के बीच में ब्रिज बना देंगे, केमिकल का ब्रिज बना देंगे। तो इस तरीके से भी प्रोटीन को वो प्रिवेंट, इस तरीके से भी टिश्यू को प्रिवेंट करते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम लिखें तो जैसे कि फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन और ग्लूट्रेल्डिहाइड, ग्लूट्रेल्डिहाइड, इसमें क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग। तो ये कैसे, इस मतलब ये मोड ऑफ एक्शन आप कह सकते हैं कि फिक्सेटिव कैसे काम कर रहा है। तो फॉर्मेलिन और ग्लूट्रेल्डिहाइड का मोड ऑफ एक्शन पूछा जाए कि वो कैसे टिश्यू को प्रिजर्व करता है, तो वाया क्रॉस लिंकिंग, है ना। फिर बात करें ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के लिए आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या आता है, पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो आगे की प्रोसेस में नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो इन तरीकों से टिश्यू को प्रिजर्व किया जाता है वाया केमिकल फिक्सेटिव। ठीक है, तो ये आई होप आपको केमिकल फिक्सेशन बेसिक तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही लो लेवल से मैंने आपको बताया है। वैसे अगर कंपाउंड फिक्सेटिव की अगर हम बात करें ना, तो हो सकता है टिश्यू 2-3 तरीकों से भी उसमें काम कर रहा है, कि भाई कोएगुलेशन भी कर रहा है, क्रॉस लिंकिंग भी कर रहा है, क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है, मल्टीपल फिक्सेटिव एक साथ ऐड हो जाते हैं। सिंगल फिक्सेटिव को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो वो कंपाउंड बन जाता है। तो वो दोनों अपने अपना मतलब कि एक सिंगल फिक्सेटिव है और एक दूसरा सिंगल फिक्सेटिव है, तो दोनों अपना अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे इस तरीके से। उस पर मैं आ रही हूँ अभी, है ना। तो केमिकल फिक्सेशन में अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल फिक्सेशन, केमिकल फिक्सेशन कितने टाइप के होते हैं। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे 2 टाइप ऑफ केमिकल फिक्सेटिव्स बेस्ड ऑन कंपोनेंट। अगर हम कंपोनेंट के आधार पर बात करें, अगर हम मोड ऑफ एक्शन के आधार पर बात करें, तो आप इनको लिखिएगा इस तरीके से, एक टेबल बना सकते हैं आप बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शंस, कि भैया कौन सा फिक्सेटिव किस तरीके से काम कर रहा है ना। तो मोड ऑफ एक्शन के बेस पे भी आप टेबल बना सकते हैं, और ये हम बात करें कंपोनेंट के बेस पे कि किसमें कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ बात करें सबसे पहले सिंपल फिक्सेटिव, तो अभी मैंने बताया ना, सिंपल, सिंपल मतलब कि सिंगल फिक्सेटिव, जिसमें ओनली सिंगल फिक्सेटिव का यूज हो रहा है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ना। जैसे आपने अगर कभी पढ़ा हो तो एक होता है लिपोप्रोटीन्स, है ना, लिपोप्रोटीन्स हम पढ़ते हैं। तो लिपोप्रोटीन में क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन का मिक्सचर, लिपिड और प्रोटीन दोनों मिल गए तो वो लिपोप्रोटीन बन गया, है ना। अब भाई हमने बनाया बेसन पकोड़ा, ये सॉरी, पालक पकोड़ा। अब पालक पकौड़ी में क्या हुआ भाई, कि पालक और पकौड़ी को मिक्स, सॉरी, पालक और बेसन को मिक्स करके हमने पकौड़ी बनाई, इसलिए पालक पकौड़ी उसको कह दिया। और एक सिंगल पकौड़ी हमने बनाई ओनली बेसन से,
तो वही वो मिक्सचर हो गया। सो कंपाउंड फिक्सेटिव में क्या हो गया कि दो या दो से अधिक फिक्सेटिव जब आपस में मिलते हैं तो वो कंपाउंड फिक्सेटिव बन जाता है। तो आज हम सिंपल फिक्सेटिव के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंपाउंड फिक्सेटिव के बारे में पढ़ाऊंगी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ओवरलोडेड ना हो आपके पास, है ना। क्योंकि इनमें क्या आता है, कंपोजिशन आता है, तो कंपोजिशन में आप घूम जाएंगे, इसीलिए पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले सिंपल फिक्सेटिव, देन फिर मैं आपको कंपाउंड पढ़ाऊंगी। क्लियर? अगर सिंपल फिक्सेटिव में बात करें तो हमें ये इतने सारे फिक्सेटिव के बारे में पढ़ना है। ये सब सिंपल यानी कि सिंगल फिक्सेटिव है, इन्हीं से मिलके कंपाउंड फिक्सेटिव बनेंगे, है ना। फॉर्मेलिन आता है, ग्लूटरेल्डिहाइड, पिक्रिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, मर्क्यूरी क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट और ऑस्मियम टेट्राक्साइड। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से सिंपल फिक्सेटिव का एग्जाम्पल कौन सा है, या इनमें से कंपाउंड फिक्सेटिव में माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव का एग्जाम्पल कौन सा है। क्योंकि कंपाउंड में हम तीन पढ़ते हैं, माइक्रो एनाटॉमिकल, हिस्टोकेमिकल और साइटोलॉजिकल। ठीक है, तो ये तो हो गए सिंपल फिक्सेटिव, इन्हीं से मिलकर आपके ये कंपाउंड फिक्सेटिव बनेंगे। फिर कंपाउंड पे अगर हम आएंगे तो इसमें तीन टाइप्स हम पढ़ते हैं, माइक्रो एनाटॉमिकल, हिस्टोकेमिकल और साइटोलॉजिकल्स, है ना। ये तीन टाइप के कंपाउंड फिक्सेटिव हम पढ़ते हैं। समझ में आ गया? तो भाई माइक्रो एनाटॉमिकल की अगर हम बात करेंगे तो माइक्रो एनाटॉमिकल यानी कि एनाटॉमिकल के लिए, हम एनाटॉमिकल टिश्यू के लिए हम यूज करते हैं। हिस्टोकेमिकल में जैसे कि एंजाइम स्टडी के लिए, हिस्टोकेमिस्ट्री के लिए। फिर बात करें साइटोलॉजी, साइटोलॉजिकल में क्या होता है, सेल्यूलर प्रॉपर्टीज को अगर देखना है तो उसके लिए फिर साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव हम यूज करते हैं, है ना। सेल्यूलर मतलब कि जो न्यूक्लियर एंड इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनल्स होते हैं उनके लिए। तो भाई इनके बारे में मैं अगली क्लास में डिटेल में आपको बताऊंगी कि कितने टाइप्स होते हैं। इस चार्ट को आप अच्छे से देख लेना। माइक्रो एनाटॉमिकल के अंदर कौन कौन से फिक्सेटिव आते हैं, हिस्टोकेमिकल के अंदर कौन कौन से आते हैं, और साइटोलॉजिकल के अंदर दो आते हैं, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक, है ना। अभी फिलहाल हम आज की क्लास में ये पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसको डिटेल में बता रही हूँ, फिर नेक्स्ट पेज में चलेंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं सिंपल फिक्सेटिव से, या सिंपल फिक्सेशन। सिंपल फिक्सेटिव मतलब कि जिसमें कि ओनली सिंगल केमिकल सब्सटेंस हो, है ना, उसमें कोई हम मिक्सचर नहीं कर रहे हैं भाई, दो फिक्सेटिव को ऐड नहीं किया है, एक सिंगल फिक्सेटिव होगा। तो सबसे मोस्ट कॉमनली अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, जो कि पूछा जाता है अक्सर, कि सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला फिक्सेटिव कौन सा है, तो वो होता है 10% फॉर्मेलिन। अब ये 10% फॉर्मेलिन क्या है, इस पर अभी हम आएंगे। सबसे पहले शुरुआत हम फॉर्मेलिन से ही करते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमनली फॉर्मेलिन ही यूज हो रहा है। तो इसमें देखो, एक लिखा है मैंने 40% फॉर्मेल्डिहाइड और एक लिखा है मैंने फॉर्मेलिन, दोनों में क्या अंतर है। 40% फॉर्मेल्डिहाइड जो कि मतलब एक गैस का रूप है, क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो ये है एक गैस जिसका फॉर्मूला होता है CH2O, है ना। याद रखना, फॉर्मूला पूछा जा सकता है, CH2O, इसको ऐसे भी लिखते हैं HCHO, है ना। तो एक ही चीज हो जाएगी भाई, H2O कर दो, CH2O, ठीक है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखिए, तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, एक कलरलेस प्यूनगेंट स्मेलिंग गैस है ना, ये गैस है। तो क्या गैस को हम यूज कर सकते हैं एज अ फिक्सेटिव, नहीं कर सकते ना, तो इसको हमें डाइल्यूट करना पड़ेगा, और इसी से हम क्या बनाएंगे, फॉर्मेलिन बनाएंगे। डाइल्यूट मतलब कि डिसॉल्व करना पड़ेगा, डाइल्यूट नहीं कहेंगे, डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो इट इज द बेसिक केमिकल फॉर्म विच फॉर्मेलिन इज प्रिपेयर्ड, सॉरी, ये क्या है, एक बेसिक केमिकल फॉर्म है, ये गैस है जिसको डिसॉल्व करके हम फॉर्मेलिन प्रिपेयर्ड करते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड से क्या प्रिपेयर किया जाता है, फॉर्मेलिन प्रिपेयर किया जाता है ना, जो कि 40% होता है। ठीक, अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, टॉक्सिक है, इरिटेटिंग है, गैस है, सो इट नॉट यूज डायरेक्टली फॉर फिक्सेशंस, है ना। क्या करेंगे, इसको डिसॉल्व करेंगे। देखिए, when 40% formaldehyde gas dissolve in water form a aqueous saturated solution called formalin, यानी कि इस 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 40% इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक चीज आती है, देखो आपको देखने को मिला होगा बहुत सारी जगह इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, यानी कि 100 ml, है ना, वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब जैसे यहाँ लिखा है 100 वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि 100 ml में
हम बना रहे हैं फॉर्मेलिन, है ना। तो 100 ml में जैसे 40% फॉर्मेल्डिहाइड है, तो उसमें 40 ग्राम, कितना, 40 ग्राम। वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम तो हो गया आपका ml, है ना, यानी कि 100 ml, 100 ml डिस्टिल वाटर, 40 ग्राम फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड। इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं 40% फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखो, चूंकि ये है फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि गैस से डायरेक्टली बनाया गया, कोई डाइल्यूट इसको नहीं किया गया, डायरेक्टली बन रहा है, इसीलिए इसको हम एज अ 100% फॉर्मेलिन के रूप में यूज करेंगे, है ना। मतलब ये क्या है, एक तरीके का 100% फॉर्मेलिन है ना, डायरेक्टली गैस से डिसॉल्व करके एक एक्वस सॉल्यूशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने बनाया, जिसको हमने कहा स्टॉक सॉल्यूशन। ये क्या है, स्टॉक सॉल्यूशन ना, ये है स्टॉक सॉल्यूशंस। सो फॉर्मेल्डिहाइड एक गैस है जिसको डिसॉल्व करके एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, उस सॉल्यूशन को कहते हैं फॉर्मेलिन। अब हमने फॉर्मेलिन प्रिपेयर किया है 40% फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब कि यहाँ पे हमने 100% फॉर्मेलिन बनाया है, ठीक है। अब ये बन गया आपका स्टॉक सॉल्यूशन। इस स्टॉक सॉल्यूशन को हमने कैसे बनाया वो मैंने आपको वैसे भी यहाँ पे बता दिया है ना, 40% फॉर्मेल्डिहाइड और 100 वेट बाय वॉल्यूम डिस्टिल वाटर। वेट बाय वॉल्यूम यानी कि हमने 40 ग्राम जो है फॉर्मेल्डिहाइड लिया और 100 ml डिस्टिल वाटर लिया और 100% फॉर्मेलिन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो क्या बन गया आपका, फॉर्मेलिन बनकर रेडी है, स्टॉक सॉल्यूशन बनकर रेडी है। देखो, when methanol 6 to 50% is used to prevent polymerization of formaldehyde, यानी कि अगर आप कमर्शियली मार्केट में लेने जाएंगे तो मेथनॉल उसमें ऐड रहता है, तो मेथनॉल अगर उसमें ऐड हो जाता है तो क्या होगा, वो पॉलीमराइजेशन, फॉर्मेल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन को रोक देगा। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है ना, तो वो खुद से, अगर हम बात करें भाई कि खुद से कन्वर्ट हो जाता है, खुद से, जैसे कि अगर आप उसको कोल्ड वेदर में रखेंगे या लॉन्ग टाइम स्टोरेज अगर इसको करेंगे ना फॉर्मेलिन को, ये वाला फॉर्मेलिन स्टॉक सॉल्यूशन जो है, तो इसमें आपने कोई मेथनॉल ऐड अगर नहीं किया है तो क्या होगा, उसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन होगा, वो पेरा फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अब पेरा फॉर्मेल्डिहाइड जो है इतना ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा आपके लिए, अगर पेरा फॉर्मेल्डिहाइड में वो कन्वर्ट हो गया, तो उसके लिए क्या होता है, मेथनॉल ऐड होता है। तो ये प्रिपेयर भी किया जाता है और कमर्शियली अवेलेबल भी रहता है मार्केट में, उसमें एडेड रहता है मेथनॉल, है ना। तो ये मेथनॉल का काम क्या होता है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखो, मोड ऑफ एक्शन की ये फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन काम कैसे करता है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि फॉर्मेलिन कैसे काम करेगा, क्रॉस लिंकिंग के थ्रू, है ना। ये क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव है, ये कैसे प्रिवेंट करेगा टिश्यू को, मेथाइलिन केमिकल की ब्रीज बनाएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ये फिक्सेटिव टिश्यू को कैसे प्रिजर्व कर रहा है, तो मिथाइलिन केमिकल की ब्रीज बना देता है बिटवीन प्रोटीन्स, और इस तरीके से ये टिश्यू को स्टेबलाइज कर देगा, टिश्यू के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर देगा, स्टेबल करेगा, मतलब जैसा था वैसा का वैसा रखेगा, ऑटोलाइसिस प्यूट्रिफेक्शन से बचाएगा। क्लियर है, मोड ऑफ एक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन मतलब कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, तो फॉर्मेलिन तो कैसे प्रिपेयर किया वो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने पास में एक स्टोक सॉल्यूशन बनाकर रेडी है। अब इसमें क्या है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड एज इट इज हमने अगर इसको यूज किया है, तो ये आपके लिए इतना हेल्पफुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मोर कंसंट्रेटेड है ना, इसको और डाइल्यूट करना पड़ेगा, मोर कंसंट्रेटेड है, ये हमारे लिए थोड़ा सा इरिटेटिंग भी हो सकता है, टॉक्सिक भी हो सकता है, और लॉन्ग टाइम स्टोरेज के लिए भी बेस्ट नहीं रहेगा। इसके अलावा ये फॉर्मेलिन पिगमेंट का फॉर्मेशन भी करता है। क्या होता है, फॉर्मेलिन पिगमेंट का फॉर्मेशन भी करता है। तो पिगमेंट का फॉर्मेशन होगा तो भाई कलर चेंज हो जाएगा टिश्यू का, है ना। तो उसकी वजह से हमारा टिश्यू खराब हो सकता है। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट कैसे करेंगे, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 10% फॉर्मेलिन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव इन हिस्टोपैथोलॉजी लैबोरेटरी। तो ये जो 10% फॉर्मेलिन है, इसको स्टॉक सॉल्यूशन से प्रिपेयर किया गया, जो डिसॉल्व किया है हमने, एक सॉल्यूशन बनाया है, उस सॉल्यूशन से 10% फॉर्मेलिन बनेगा। देखो, इट इज डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस ऑफ कमर्शियल फॉर्मेलिन,
जो फॉर्मेलिन है हमारे पास में उसको डाइल्यूट करेंगे तो ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। कैसे डाइल्यूट किया जाएगा, देखो फॉर्मेलिन ऐड हो रहा है इसमें, है ना, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब 4% फॉर्मेल्डिहाइड हम यूज करेंगे। कितना? 4% फॉर्मेल्डिहाइड यूज नहीं, 4% फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। वो था 40%, है ना, और ये बनेगा 4%, डाइल्यूट हो जाएगा। कैसे डाइल्यूट किया कि भाई 90 ml डिस्टिल वाटर यूज किया और 10 ml जो फॉर्मेलिन था हमारा स्टॉक सॉल्यूशन उसको यूज किया। और वो 10 ml भाई 100 ml में से हमने 10 ml यूज किया, 100 ml में से हमने 10 ml यूज किया फॉर्मेलिन और 90 ml डिस्टिल वाटर यूज करके मिक्स वेल किया और बन गया यहाँ पर आपका 10% फॉर्मेलिन, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली उसमें कंसंट्रेशन कितनी हो गई फॉर्मेल्डिहाइड की? 4%। ठीक है, तो ये डाइल्यूट हो गया। अब इसको आप आगे यूज कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट बफर्ड। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, इसको यूज कर सकते हैं, 10% फॉर्मेलिन अच्छा है, लेकिन एक दिक्कत इसमें भी है कि इट इज नॉट बफर, so pH may become acidic and acidic formalin can cause formal pigment, है ना, and formation, formal pigment formation, poor standing results. So overcome this problem, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे? बफरिंग ऐड करेंगे। मत जो फॉर्मेलिन है वो फॉर्मेलिन क्या है? एसिडिक नेचर का है ना, फॉर्मेलिन एसिडिक नेचर का है। तो एसिडिक नेचर होने के कारण क्या होगा, इसमें ट्रेस अमाउंट में फॉर्मिक एसिड भी प्रेजेंट है। अब फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है इसमें, और अगर आप इसको लॉन्ग टाइम स्टोरेज देते हैं तो हाई एसिडिक नेचर के कारण क्या होगा भाई, उसमें फॉर्मिक एसिड और ज्यादा हो जाएगा। अगर फॉर्मिक एसिड ज्यादा हुआ मतलब कि पिगमेंट का फॉर्मेशन हुआ, है ना, तो उसकी वजह से टिश्यू खराब हो सकता है। तो इसको प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, इसमें बफर ऐड करेंगे, और बफर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन हम बनाएंगे। लेकिन इसका कंपोजिशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। देखो 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन, अभी 10% है तो वैसे ही इसमें सारी चीजें होगी, है ना। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव, इसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज भी हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी दिक्कत है, लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज के लिए बेस्ट है बिकॉज ये न्यूट्रल है ना, इसमें पीएच आपका एसिडिक नहीं रहा। पीएच क्या हो गया आपका? 7.0। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि जैसे कोई ऐसा ऑर्गन है, ब्लड रीच ऑर्गन या ब्लड रीच स्पेसिमेन आपके पास में आया, जैसे बोन मेरो का है या लीवर का है या स्प्लीन का टिश्यू है, तो उसमें ब्लड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से भी रिएक्शन में अफेक्ट हो सकता है आपकी स्टेनिंग रिएक्शन में, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर चाहे हम न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ टाइम बाद जो है उसको चेंज करना होगा रेगुलरली, मतलब आपके फॉर्मेलिन को चेंज करते रहना पड़ेगा, ताकि ये दिक्कत ना आए। अगर ब्लड रिच ऑर्गन है तो, जिसमें ब्लड बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है टिश्यू के अंदर, ठीक है। देखो तो 10% एनबीएफ इज बफर्ड फॉर्म ऑफ 10% फॉर्मेलिन। 10% फॉर्मेलिन का बफर्ड फॉर्म है ना, जिस जो कि पीएच को एडजस्ट करता है। इट इज रिकमेंडेड फॉर रिसर्च स्पेसिमेन एंड आल्सो यूज्ड फॉर सर्जिकल एंड पोस्टमार्टम स्पेसिमेन के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। इसका कंपोजिशन क्या है, तो 10% एनबीएफ जो हम यूज कर रहे हैं, देखो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया आपका 40%, 100 ml, डिस्टिल वाटर 900 ml। इसमें एक्स्ट्रा यूज हो जाता है आपका सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, कितना? 4.0 ग्राम, और डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 6.5 ग्राम, मिक्स टू डिजॉल्व एंड प्रिपेयर 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन, ठीक है। तो न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन के काफी सारे बेनिफिट्स भी हैं कि इसको आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्लड रिच ऑर्गन है तो रेगुलरली चेंज करना पड़ेगा। इफेक्टिव है, फॉर्मल पिगमेंट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर हम फॉर्मेलिन का यूज कर रहे हैं तो देखो उसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, है ना। भाई हर फिक्सेटिव का कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होता ही है। भाई जरूरी नहीं है कि एक फिक्सेटिव आपको सारी ही चीजें दे दे। जो हमने देखा कि भाई एक फिक्सेटिव के क्या क्या, फिक्सेटिव के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, तो जरूरी नहीं कि एक फिक्सेटिव आपको सारी प्रॉपर्टीज दे, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज की। एडवांटेज है कि ये सस्ता है ना, ये है सस्ता, तो आसानी से भाई आप इसको यूज भी कर सकते हैं। रिलेटिवली इजी टू प्रिपेयर, इजीली प्रिपेयर भी हो सकता है, एंड स्टेबल भी है। स्टेबल कब होगा? जब बफर्ड उसमें हम ऐड करेंगे, है ना। इसका पेनिट्रेशन भी थोड़ा अच्छा है, डज नॉट कॉज एक्सेसिव हार्डनिंग ऑफ टिश्यू, बहुत ज्यादा टिश्यू की हार्डनिंग नहीं करता है, लेकिन हाँ लॉन्ग टाइम स्टोरेज करेंगे तो फिर हार्डनिंग तो प्रोवाइड करेगा ही सही, है ना। और सबसे बढ़िया कि ये सीएनएस के लिए बेस्ट होता है ना, न्यूरल टिश्यू के लिए बेस्ट होता है फॉर्मेलिन।
फ्रोजन सेक्शन कैन परफॉर्म ऑन फॉर्मेलिन फिक्स टिश्यू ऑल्सो। फ्रोजन सेक्शन जो होता है वो भी हम यूज कर सकते हैं इसमें, है ना। कैन परफॉर्म ऑन फॉर्मेलिन फिक्स टिश्यू से फ्रोजन सेक्शन कर सकते हैं। फिर बात आती है डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज क्या होता है इसका। डिसएडवांटेज होता है कि प्रोलॉन्ग फिक्सेशन कैन कॉज एक्सेसिव हार्डनिंग एंड पुअर स्टैनिंग। प्रोलॉन्ग्ड अगर रखेंगे भाई, बहुत लंबे टाइम तक रखेंगे, मेनली इसका टाइम कितना होता है, 6 से 8 घंटे का, है ना। या फिर हम मान ले 8 से 10 घंटे का। अगर नॉर्मल टिश्यू है, उसकी साइज है या छोटी बायोप्सी है, अगर स्पेसिमेन बहुत ठीक यानी कि बहुत ज्यादा 3 to 4 mm का है, तो बाकी तो इसको 18 से 24 घंटे भी लग सकते हैं। मतलब कुल मिला के यूं कह सकते हैं कि 18 से 24 घंटे तक ये प्रिजर्व करके रख सकता है टिश्यू को। ओटी से टिश्यू निकाला, इसमें डाला, 18 से 24 घंटे तक ये प्रिजर्व कर लेगा। उसके बाद अगर आप रखेंगे इसको लॉन्ग टाइम तक, तो ये फिर ये हार्डनिंग प्रोवाइड करवाएगा, हार्डनिंग प्रोवाइड करवाएगा और स्टैनिंग पर इफेक्ट डालेगा। तो बेस्ट मतलब कि पेनिट्रेशन 18 से 24 घंटे के अंदर हो जाता है, या 8 घंटे के अंदर भी हो जाता है अगर टिश्यू छोटा है ना, अगर 3 टिश्यू है तो अगर एक्सेसिव रखेंगे तो स्टैनिंग पे इफेक्ट और हार्डनिंग भी होगी। नॉट सुटेबल फॉर स्किन बायोप्सी, कैन कॉज श्रिंकेज ऑफ कोलेजन्स, है ना। ये स्किन के लिए हेल्पफुल नहीं होता है। अगर स्किन के लिए हमें यूज करना है तो फिर दूसरा फिक्सेटिव यूज करना पड़ेगा, तो स्किन बायोप्सी के लिए, क्योंकि ये कोलेजन को श्रिंक कर देता है। तो फिक्सेशन इज स्लोवर देन अल्कोहल और एसीटोन्स, और स्लो फिक्सेशन भी है ना, मतलब स्लो पेनिट्रेशन भी है। पेनिट्रेशन तो अच्छे से कर देगा, इवन पेनिट्रेशन, बट थोड़ा सा स्लो है ना। फॉर्मेल्डिहाइड वेपर आर हार्मफुल टू स्किन, आई एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फॉर्मेल्डिहाइड की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है फॉर्मेलिन की, कि जैसे ही आप जैसे ग्रोसिंग रूम में जाएंगे ना, तो आपके आंखों में जलन होने लग जाएगी, इरिटेशन होने लग जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि ये थोड़ा सा हार्मफुल होता है हमारी स्किन के लिए। आंसू आने लग जाते हैं जैसे ही हम फॉर्मेलिन के कांटेक्ट में जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके एडवांटेज है, तो कुछ डिसएडवांटेज भी है ना भाई। कुछ अच्छी बातें होती है किसी की, किसी में कुछ अच्छी आदत होती है, तो कुछ खराब आदत भी होती है, ठीक है। तो अगर 3 to 4 mm थिक टिश्यू है तो 6 से 8 घंटे में पेनिट्रेशन हो जाता है, अदरवाइज 18 से 24 घंटे आप मान सकते हैं। और भाई टिश्यू का मैंने आपको बताया था कि कितना फिक्सेटिव यूज करना चाहिए एक टिश्यू के लिए। तो अगर आप नॉर्मल टिश्यू की बात करते हैं, नॉर्मल तो क्या भाई, टिश्यू जो होता है वही होता है ना। तो भाई एक किसी भी टिश्यू को आप मतलब वॉल्यूम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कि किसी भी टिश्यू को फिक्सेटिव के अंदर डाल रहे हैं, तो वो 15 से 20 गुना होना चाहिए। किसी किसी बुक में आपको 10 भी मिलेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम 15 से 20 मान सकते हैं, कि 15 से 20 गुना आपके टिश्यू से होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से पेनिट्रेशन कर पाए और आपके टिश्यू को प्रिजर्व कर पाए। ओके, तो ये तो हो गई फॉर्मेलिन की कहानी, जो कि बहुत बड़ी थी, है ना। फॉर्मेलिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमनली यूज किया जाता है, इसलिए हमें इतनी सारी गाथा उसके बारे में गानी पड़ी। तो सब मैंने जो भी बताया सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें से मिस करने जैसा नहीं है, तो अच्छे से देख लेना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फिक्सेटिव आता है, ये भी एक सिंपल फिक्सेटिव है, वो है ग्लूट्रेल्डिहाइड। CH2 3 इसका फॉर्मूला है। और ये भी क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव है। एक मैंने फॉर्मेलिन बताया, दूसरा ग्लूट्रेल्डिहाइड, दोनों क्या है, क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव है, जो कि क्रॉस लिंक करते हैं, यानी कि ब्रिज बनाते हैं केमिकल की और टिश्यू को प्रिवेंट करते हैं। इसका यूज किसके लिए किया जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए हम कौन सा फिक्सेटिव यूज करते हैं, तो सबसे मोस्ट कॉमनली आता है आपका ग्लूट्रेल्डिहाइड। ऑल्सो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी हम यूज करते हैं। तो ग्लूट्रेल्डिहाइड को ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दोनों को मिला के भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए, यूजली इन कॉम्बिनेशन विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी आता है कि इसका मतलब कितना परसेंटेज यूज किया जाता है, कितने टेम्परेचर पे और कितने टाइम के लिए। तो 4 4 4 तीन चीजें याद रखनी, 4% सॉल्यूशन, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 आवर्स, तीन चीजें आपको बस इसमें याद रखनी है ना। देखो, प्रिजर्व द टिश्यू स्ट्रक्चर बेस्टर एंड मोर रैपिडली देन फॉर्मेल्डिहाइड। इसका पेनिट्रेशन रैपिड है, बहुत अच्छे से प्रिजर्व भी करता है टिश्यू को। लेकिन हाँ, प्रोलॉन्ग्ड फिक्सेशन भी इसका एक एडवांटेज है, कि भाई प्रोलॉन्ग अगर फिक्स कर रहे हैं तो भी ये टिश्यू को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज है कि ये रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी के लिए यूज नहीं किया जाता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है ना। एंड इम्यून हिस्टोकेमिस्ट्री यानी कि एंजाइम एंड इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए भी इसका यूज नहीं किया जाता है।
ये हो गया ग्लूटाल्डिहाइड के बारे में। फिर आता है यहाँ पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4, है ना। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एक सिंपल फिक्सेटिव है, ये भी मैंने आपको बताया, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ऑल्सो इसका यूज लिपिड डेमोस्ट्रेशन के लिए भी होता है। एग्जाम्पल जैसे हम मान ले माइलिन। अब अगर इनको याद रखने में आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि भाई कंफ्यूजन तो होगा थोड़ा, लेकिन इसको इजीली आप कैसे याद रख सकते हैं, दो चीजें। एक तो आपको मोड ऑफ एक्शन की टेबल बना लेनी है ना, कि हर फिक्सेटिव का, जैसे हम बात कर ले यहाँ पे अल्कोहल, है ना, कि अल्कोहल का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, उसका यूज किसके लिए किया जाता है, दो तीन चीजें, और इसका कोई स्पेशल फीचर हो तो वो आप लास्ट में लिख लो, है ना। बस ये तीन चीजें अगर आपने याद रख ली ना, तो भी आसानी से आप सिंपल फिक्सेटिव को याद रख सकते हो, है ना। बहुत ज्यादा बाकी तो आप सारी चीजें यहाँ पे पढ़ ही लेंगे डिटेल में, लेकिन इनको इस तरीके से लिख लेना, मोड ऑफ एक्शन लिख लेना, फीचर्स लिख लेना, और सामने फिक्सेटिव लिख लेना सिंपल वाला, ठीक है। देखो, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की अगर हम बात करें, तो ये लिपिड डेमोस्ट्रेशन के लिए यूज होता है, और सिंगल सेल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर सिंगल सेल की डिटेल देखनी है तो भी बहुत अच्छा है ना। यूजुअली 15 मिनट में 2-3 आवर फिक्सेशन इज एडुकेट, यानी कि इसका भी गुड पेनिट्रेशन है ना, कि भाई ये कितने गुड पेनिट्रेशन नहीं कहेंगे, मतलब कि जल्दी हो जाता है इसमें, कि भाई 15 मिनट से 3 घंटे फिक्सेशन के लिए एडिकेट होता है। डिसएडवांटेज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, पुअर पेनिट्रेशन भी हो सकता है, और व्हेन मोर देन 2 to 3 mm थिक हाईली टॉक्सिक, है ना। अगर 2 से 3 mm, यहाँ पे कोमा लगेगा भाई, है ना। एक तो भाई हाईली एक्सपेंसिव है, दूसरा पुअर पेनिट्रेशन होगा, कब होगा, जब 2 से 3 mm से ज्यादा थिक टिश्यू है। अगर टिश्यू ज्यादा थिक है तब पुअर पेनिट्रेशन होगी, अदरवाइज अच्छे से प्रिजर्व कर देता है, और थोड़ा टॉक्सिक भी होता है, तो इसका भी ये डिसएडवांटेज है। फिर आता है नेक्स्ट, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या है, तो पिक्रिक एसिड आपका कंपाउंड फिक्सेटिव में यूज होता है, कौन से वाले में, ये पूछा जाता है ना। एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि पिक्रिक एसिड जो है कौन से कंपाउंड फिक्सेटिव का के कंपोजिशन में आता है, तो वो आता है आपके बॉयंस फ्लूइड में। किसके अंदर, बॉयंस फ्लूइड में, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले, सबसे पहले देखो, इट प्रिसिपिटेट प्रोटीन्स एंड फॉर्म पिक्रेट विथ अमाइनो एसिड न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये क्या करेगा, प्रिसिपिटेट करेगा। जैसे मैंने डीनेचुरेशन, प्रिसिपिटेशन और कोएगुलेशन बताया, वैसे पिक्रिक से प्रिसिपिटेट, पी से पी याद रखना है, कि पिक्रिक एसिड क्या करता है, प्रोटीन को प्रिसिपिटेट करता है, एंड प्रोटीन पिक्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है। क्या करता है, प्रोटीन पिक्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स के साथ में, ठीक है। इट कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड फिक्सेटिव, जैसा कि मैंने बताया, बॉयंस फ्लूइड्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लाइकोजन्स एंड फिक्सेशन ऑफ सॉफ्ट एंड डेलिकेट टिश्यू। तो पिक्रिक एसिड का यूज किसके लिए किया जाता है, ये यूज किया जाता है ग्लाइकोजन के लिए, एंड सॉफ्ट एंड डेलिकेट टिश्यू यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के लिए भी यूज किया जाता है। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन नेचर होता है। एडवांटेज इसका ये है कि प्रिजर्वेशन अच्छा करता है, साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स को अच्छे से दिखाता है, और मिनिमम श्रिंकेज कोस करता है टिश्यू का। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये येलो स्टैनिंग देता है टिश्यू को। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये टिश्यू को येलो स्टैनिंग देता है, तो याद रखना है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ब्लैक देता है, और ये वाला येलो देता है ना। स्ट्रॉन्ग एसिडिक, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग स्टोरेज। अभी स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, इसे लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए अच्छा नहीं होता है। क्लियर। फिर आता है अल्कोहल। अल्कोहल में देखो भाई, अल्कोहल में दो अल्कोहल हैं, एक है इथाइल अल्कोहल, एक है मिथाइल अल्कोहल। ऑल्सो एसीटोन भी हम यूज करते हैं, शायद एसीटोन इसमें मेंशन नहीं है इसलिए मैं लिख देती हूँ। एसीटोन एंजाइम एक्टिविटी के लिए अच्छा होता है ना। हाँ, तो अल्कोहल बात करते हैं, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जिसको एथेनॉल, और मिथाइल अल्कोहल जिसको मेथेनॉल कहा जाता है। तो अल्कोहल फिक्स टिश्यू बाय प्रिसिपिटेटिंग या कोएगुलेटिंग, है ना। प्रिसिपिटेट तो करेगा ही सही, लेकिन कोएगुलेटिंग भी करेगा प्रोटीन्स की। तो अल्कोहल में मैंने आपको कोएगुलेटिंग का एग्जांपल दिया है, तो ये क्या करेगा, कोएगुलेट करेगा, नेटवर्क बना देगा और जमा देगा उसको। इसका यूज होता है साइटोलॉजिकल स्मीयर के लिए, ऑल्सो ब्लड स्मीयर के लिए भी, है ना। तो अल्कोहल अलोन जो है रेयरली यूज किया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन है।
अकेले भी यूज कर सकते हैं, ब्लड फिल्म के लिए, स्मीयर के लिए एंड फ्रोजन सेक्शंस के लिए, है ना। व्हेन एथेनॉल इज कंबाइंड विद अदर फिक्सेटिव्स, कार्नोइज फ्लूइड, है ना, एथेनॉल को जब अदर फिक्सेटिव के साथ कंबाइन किया जाता है, जैसे कि कार्नोइज फ्लूइड हम पढ़ेंगे आपके साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव में, है ना, तो इट प्रोड्यूस वेरी रैपिड फिक्सेशंस। तो इसका इफेक्टिवनेस अच्छा भी देखने को मिलेगा अगर इसको अदर फिक्सेटिव के साथ ऐड कर देंगे। देखो अब दो चीजें हैं, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल किसके लिए एक्सीलेंट है? स्मीयर के लिए, जैसे कि ब्लड स्मीयर है ना, ब्लड फिल्म है, तो उसके लिए। इथाइल अल्कोहल यूज्ड किसके लिए है? एंजाइम प्रिजर्वेशन के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये दो अल्कोहल है जो कि हम इनके बारे में और भी डिटेल में बताऊंगी मैं आपको जब हम कंपाउंड फिक्सेटिव पढ़ेंगे, बिकॉज इनका कॉम्बिनेशन के साथ में ये यूज होंगे कंपाउंड के साथ में। डिसएडवांटेज क्या है? ये थोड़ा सा श्रिंकेज कोज कर सकता है और लॉन्ग एक्सपोजर अगर होगा तो टिश्यू को हार्डन भी कर सकता है। ये चीज तो हमें मोस्टली बहुत सारे फिक्सेटिव में देखने को मिलेगी कि अगर लॉन्ग टाइम स्टोरेज रखेंगे तो टिश्यू को हार्डन कर सकता है और इफेक्ट कर सकता है। तो सबका अपना अपना टाइम होता है ना। फिक्सेटिव में कंपाउंड में मैं आपको सबका टाइम बताऊंगी कि कौन से फिक्सेटिव में कितने टाइम तक रखा जाता है। जैसे हमने फॉर्मेलिन का पढ़ा बिकॉज मोस्ट कॉमनली है, बाकी इन सभी को तो कंपाउंड में यूज करेंगे ना, सिंगली उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो बाकी जिसका होता है उसका मैंने बता दिया है। तो इनको जब उनके साथ में यूज करेंगे तो सबका एक टाइम होता है, उस टाइम लिमिट में टिश्यू को निकाल के प्रोसेसिंग कर लेनी चाहिए। ज्यादा टाइम तक रखेंगे तो इफेक्ट दिखाएगा। मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड जो है इट फिक्स टिश्यू बाय प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीन्स। ये भी क्या कर रहा है? टिश्यू को प्रेसिपिटेट कर रहा है। इट कंबाइन विद द एसिड ग्रुप ऑफ प्रोटीन एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन विद सल्फर रेडिकल्स। ये क्या करता है? कंबाइन हो जाता है प्रोटीन के एसिड ग्रुप से और क्या करता है? स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना लेता है सल्फर रेडिकल्स के साथ। तो ये इस तरीके से प्रोटीन को प्रिसिपिटेट करता है और टिश्यू को प्रिवेंट करता है। देखो यूज्ड फॉर गुड न्यूक्लियर प्रिजर्वेशन एंड कनेक्टिव टिश्यू के लिए इसका यूज होता है। ये कंपोनेंट है किसका? ज़ेंकर फिक्सेटिव का और हेलिस फिक्सेटिव का। ज़ेंकर फिक्सेटिव, हेलिस फिक्सेटिव हम आगे पढ़ेंगे। तो उनके कंपोजिशन आप याद रखेंगे ना तो ये चीजें ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी। लेकिन इनके लिए सिंपली पढ़ना भी जरूरी है कि आखिर में इनका नेचर कैसा है ना। ये किसके लिए? न्यूक्लियोप्रोटीन्स और सल्फाइडल ग्रुप के लिए सुटेबल नहीं होता है, बिकॉज ये क्या कर रहा है? सल्फर रेडिकल्स का कॉम्बिनेशन बना लेता है, ठीक है। चलिए ये हो गया मर्क्यूरी क्लोराइड। फिर आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो ये कैसे काम कर रहा है? एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसे काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, यानी कि टिश्यू का ऑक्सीडेशन करेगा एंड पार्शियली प्रोटीन का कोएगुलेशन भी करता है। ऑक्सीडेशन तो करेगा ही सही, लेकिन पार्शियली क्या करेगा? कोएगुलेशन भी करता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में हमें दो याद रखना है, एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑल्सो एक और होता है अपना ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड्स, है ना, ये वाला। तो सिंपल फिक्सेटिव विथ ऑक्सीडाइजिंग एक्शंस, ये भी ऑक्सीडेशन कर रहा है। एंड आपका डाइक्रोमेट कहाँ गया भाई? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। अब देखो यूज्ड किसके लिए होता है? ऑस्मियम टेट्राक्साइड्स का, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो लिपिड प्रिजर्वेशन के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। एंड ये कंपोनेंट है किसका? चैंपियंस फ्लूइड, जैंकर्स फ्लूइड्स और हेलिस फ्लूइड का। अब देखो हमने अभी देखा कि भाई हेलिस फ्लूइड में ये रहा है ना, हेलिस फ्लूइड या हेलिस फिक्सेटिव में मर्क्यूरी क्लोराइड भी यूज हो रहा है और पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज हो रहा है, दोनों यूज हो रहे हैं। तो दोनों अपने अपने इफेक्ट दिखाएंगे, एक ऑक्सीडेशन करेगा और एक प्रेसिपिटेशन करेगा, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं इसका एडवांटेज क्या है, कि ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के लिए गुड प्रिजर्वेशन देता है। और डिसएडवांटेज ये है कि न्यूक्लियर डिटेल्स के लिए अच्छा नहीं है अगर अकेले यूज करेंगे तो, है ना। बाकी फिक्सेटिव के साथ अगर मिक्स कर देंगे तो अच्छा है। स्लो पेनिट्रेशन होता है एंड थोड़ा टॉक्सिक होता है। तो ये जितने भी मैंने फिक्सेटिव बताए हैं अभी तक सिंपल फिक्सेटिव में, वो सारे मैंने यहाँ पे आपको बता दिए है ना, कि पर्सनली अगर हम इनकी बात करें तो ये कैसे होते हैं। बाकी हम कंपाउंड में पढ़ेंगे इनको।
कि किसके साथ में ये यूज हो रहे हैं, है ना। अब मोड ऑफ फिक्सेशन जो मैं आपको बता रही थी, मोड ऑफ फिक्सेशन नहीं, मोड ऑफ एक्शन, है ना, कि कौन से फिक्सेटिव का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। मोड ऑफ एक्शन, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड क्या कर रहा है, क्रॉस लिंकिंग कर रहा है। अल्कोहल क्या कर रहा है, कोएगुलेशन कर रहा है। ग्लूट्रेल्डिहाइड क्या कर रहा है, ग्लूट्रेल्डिहाइड ये भी क्रॉस लिंकिंग कर रहा है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो पहले क्रॉस लिंकिंग को लिख लो, है ना, फिर ऑक्सीडेशन को लिख लो, फिर कोएगुलेशन को लिख लो और प्रेसिपिटेशन को लिख लो। ऐसे अलग अलग लिखोगे तो आपको इजिली ये याद रह जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने सिंपल फिक्सेटिव के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड फिक्सेटिव के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल फिक्सेटिव के बारे में भी पढ़ना आपको बहुत जरूरी है कि सबका अपना अपना क्या नेचर होता है, किसका किसके साथ में यूज किया जाता है। वो तो आप अगर कंपाउंड फिक्सेटिव का कंपोजिशन याद रख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, है ना। बाकी दोनों बहुत, तीनों जो पार्ट हैं आपके फिक्सेटिव के बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको मैं सेपरेट करके इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप ओवरबर्डन ना हो, है ना भाई, आपके पास में याद करने का ज्यादा बर्डन ना हो। पहले सिंपल फिक्सेटिव पढ़ लो, फिर आपको कंपाउंड हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू।